नमस्कार मित्रों। बहुत समय के अंतराल के बाद आप तक ई दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ विषय जो सकारात्मक होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, राष्ट्र से जुड़े होते हैं, उनको पहुंचाने का मुझे मौका मिला है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक तिरंगे झंडे के बारे में, तिरंगे झंडे की मान्यता और तिरंगे झंडे का जो विषय लेकर के आप तक पहुंचा हूं कि उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अनजाने में ज्ञान की कमी के कारण क्या होता है कि तिरंगे झंडे के बारे में लोगों को खुद की अपनी, देखो तिरंगा झंडा तो एक राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन क्या होता है कि जब उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती, चाहे वो किसी भी पद पर हो, तो उसको बहुत अपनी थोड़ा सा एहसास होता है कि मेरे में कमी है। अब हम बात करते हैं तिरंगे झंडे के बारे में। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तिरंगे झंडे का इतिहास, भूमिका, पृष्ठभूमि से लेकर के और वर्तमान तक, क्योंकि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है, दुनिया भर में फैला हुआ है। वह इस कुंभ मेले में एक अद्वितीय तिरंगे झंडे के टावर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएगा और इसके बारे में मैं अलग वीडियो आपको भेजूंगा। लेकिन पहले तिरंगे झंडे के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। किस प्रकार से तिरंगे झंडे को कैरी करना है, किस प्रकार से उसकी रिस्पेक्ट करना है और किस प्रकार से पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार से तिरंगे झंडे का विकास आदि हुआ है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, स्वतंत्रता संग्राम काल में निर्मित हो गया था। इसको निर्मित किया गया था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने गुलामी से हमें छुटकारा दिलाया, वे इस काम पर लग गए थे। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना, भारत में राष्ट्र की जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज बनाने की योजना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने कर दी थी। लेकिन यह आंदोलन 1857 वाला, जो कि आपने पढ़ा होगा, असमय पर ही समाप्त हो गया था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई, आंदोलन खराब हो गया बोल सकते हम। उसके साथ ही यह योजना भी बीच में अटक कर रह गई झंडे के, राष्ट्रीय ध्वज की। अब वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको स्टेप वाइज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। खास बात है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज जो पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाया गया था। बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था संस्कृत में। अब क्या होता है कि समय निकलता है, दूसरा स्टेप आता है कि पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा ये फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि 1905 में यह हुआ था, यह घटना हुई थी। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे
सप्तऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। क्या होता है कि डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय जो चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल 4 हरे क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 किनारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र सितारा भी इस पर लगा था। ये क्या होता है कि तृतीय जो इसका जो बोलते विकास की सीढ़ी थी। कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, वर्तमान में जिसको विजयवाड़ा भी बोलते हैं, में किया गया। वहाँ आंध्र प्रदेश के एक योग पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया था और गांधी जी को भेंट किया था। यह 2 रंगों का बना था, लाल हरा, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारत के शेष समुदाय प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए, गांधी जी ने बताया था। क्या होता है कि फिर 1931 में तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष आता है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं, मतलब कोई जाति धर्म समुदाय से इसको नहीं जोड़ा जाए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और इसका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। ये जो इतिहास बताता है। अब ये ब्रिटिश कालीन जो झंडे थे उनका विषय अलग है। इस पर क्या होता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो अभी स्थिति है, जो उसकी रूपरेखा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3य शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 अरौं जो तीलियां होती हैं का अर्थ है कि दिन रात्रि की 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। काम करते रहो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मत रुको, मत आराम करो, काम करते रहो। भारतीय ध्वज में अनुमानित रंगों के अंतरण प्रयोग होते हैं। ध्वज में जो केसरिया, श्वेत, हरा, नीला रंग है, यह ATML जो है जिसको GBB वेब रंगों में हेक्साडेसियल संकेतन के समकक्ष डाई रंग और पैटर्न के बराबर संख्या का हल है। इस पर जो है मैं विस्तार से आपको बताने का अलग सा वीडियो बना करके प्रयास करूंगा।
तो 1950 में क्या होता है कि भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएं बताई। 1964 में संशोधित की गई, जो भारत की मीट्रिक प्रणाली के अनुरूप थी। इन निर्देशों को आगे चलकर 17 अगस्त 1968 में संशोधित किया गया। यह दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और झंडे के विनिर्माण की कोई दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना, जेल तक हो सकती है, सजाएं मिलती है। और अनजाने में जो लोग करते हैं तो उनको झंडे के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमको तिरंगा झंडे को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा राष्ट्र ध्वज को केवल करने के लिए दस्तावेज जारी किए गए हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सभी झंडे खादी के सिल्क या कॉटन से होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए स्टैंडर्ड मानक साइज तय किए गए। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है। सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित बंगालकोट से खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काता और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े को 3 अलग अलग लाट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगे के 3 अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए गए कपड़े को बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली इकाई में भेज दिया जाता है। यहाँ इन्हें अलग अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में ही सिला जाता है। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे सिलती हैं। कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे की तीनों रंग से कपड़े सिलाई किए जाते हैं। सिलाई के बाद कपड़े को प्रेस किया जाता है। यह तो जो मतलब इसका विकास, झंडे का विकास की बात कर रहा हूँ मैं। और केवल खादी या हाथ से कादा या कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और ऊन है। झंडा बनाने में 2 तरह के खादी का उपयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है, दूसरी खादी वह टाट जो बेज रंग का होता है, खंभे में पहनाया जाता है। खादी टाट एक सामान्य प्रकार की बुनाई है जिसमें 3 धागों को जाल जैसे बनते हैं, बना करके बुनाई से यह भिन्न है और इसको बुना जाता है। तो ये अत्यंत इस प्रकार की बुनाई जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत कौशल चाहिए इसके लिए। तो ये जो आपको मैंने एक भूमिका, एक पृष्ठभूमि झंडे के बारे में बताई इस वीडियो के माध्यम से। और अब झंडा बोलने से नहीं कहा, आपने बोल दिया कि भाई तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा, इसमें बहुत कड़े नियम है। अगर आप झंडे का इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अपमान करते हैं या इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करते हैं तो इसको अपराध माना गया है। हर देश में ऐसा ही है। और कुछ देश, कई देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका जैसे देश है, USA, वहाँ पर इतने नियम, लेकिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए अलग नियम है। इस पर मैं आपको और अधिक विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। ये मैंने पृष्ठभूमि बताई थी। अब कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए झंडा, भारत में कहाँ कहाँ बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, इस पर भी मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से फेस टू में बताने का प्रयास करूँगा। आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। याद रखें, तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कहीं पर इसका अपमान हो रहा है या अपमान करने की कोशिश कोई कर रहा है, अनजाने में या जाने में कर रहा है, तो आपको इस पर जो है उसको, जो करने वाला व्यक्ति है, उसको अवगत करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।